नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा यानी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं और ऑफिसर्स एकेडमी की पूरी टीम दिन रात आपको क्लासेस करा रही है। अभी अभी देखा आपने, बायोलॉजी की क्लास खत्म हुई है, अब मेरी बारी है, तो सभी लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आ चुके हैं आप सबके लिए। और साथियों, कहते हैं ना कि बिहार शिक्षक भर्ती मतलब द ऑफिसर्स एकेडमी। हमने ठाना है आपको सफलता के मंजिल तक पहुंचाना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हां, वादे के मुताबिक हम वैसे सभी डिस्कशन को ही क्लास में शामिल करेंगे जो अभी तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग लाइव आ चुके हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है सभी लोगों का। बहुत सारे चित्रकला भारती हैं, सुपौल से हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से कमेंट्स कर रहे हैं, लगातार कमेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो है रीस्टार्ट दिन का 7वां सेशन है साथियों, 7th क्लास है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। शिक्षक भर्ती का नया बैच ऑफलाइन में 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 के बच्चों के लिए नया बैच और अंतिम बैच, इसके बाद जो है TRE 4 का बैच नहीं आएगा। तो यह अंतिम बैच होने वाला है, जो बैच शुरू हो रहा है 20 जनवरी से सुबह 7 से 11:30 बजे। आप इस मोबाइल नंबर को नोट कर सकते हैं और इसी मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करके एडमिशन की विशेष जानकारी ले सकते हैं। तो बिना देरी किए क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। क्या आप तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या आप तैयार हैं, और साथ ही साथ यह भी बता दीजिए कि क्या इस बार सिलेक्शन लेंगे, क्या इस बार सिलेक्शन लेंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए साथियों, यस सर मेरा सिलेक्शन होगा, यस सर मेरा सिलेक्शन होगा। सभी लोग लिख दीजिए। गले में थोड़ी खड़ास है, थोड़ा धीरे बोलूंगा, लेकिन जोश और जुनून में कमी नहीं आएगी। और हां, आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे जो अभी तक आपको मैंने कहीं नहीं पढ़ाया होगा, यानी YouTube के डिस्कशन में वो नहीं आया होगा, पेड बैचेस का वो कंटेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया था? क्या ये खेरा था, अहमदाबाद था, अमृतसर था या चंपारण था? आपसे पूछ रहा है कि वेयर डिड द महात्मा गांधी लॉन्च दिस फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। तो आप जानते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चंपारण। सबसे पहले समझिए कि ये चंपारण की बात क्यों है, क्योंकि महात्मा गांधी भारत आए थे कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका से। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी 1893 में गए थे और 1915 में भारत लौटे थे। जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और लौटने के बाद उन्होंने, इसी दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं? इसी दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों, जरा कमेंट करिएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद मनाया जाता है। दूसरा सवाल यहां से बनता है कि जब गांधी भारत लौटे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1 वर्ष तक पूरे भारत का दौरा किया। 1 वर्ष तक पूरे भारत का दौरा किया। अब सवाल यह उठता है कि जो पूरे भारत का दौरा किया, तो TRE 2 के अंदर में सवाल पूछा था कि किसने महात्मा गांधी को कहा था कि आप 1 वर्ष तक भारत लौटने के बाद पूरे भारत का दौरा करें? यह महात्मा गांधी को किसने कहा था? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्रश्न का उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। यह एग्जाम में पूछेगा किसने कहा था महात्मा गांधी को 1 वर्ष दौरा करने के लिए, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। आपको याद होगा, बात कर लेते हैं चंपारण की साथियों। चंपारण वाली कहानी आपको पता होगी कि ये चंपारण बिहार में पड़ता है, बिहार के उत्तरी पश्चिम कोना पर चंपारण है। चंपारण के अंदर में आपको पता है कि नील की खेती कराई जाती थी, और ये जो नील की खेती है इसमें एक प्रथा चलती थी। वो कौन सी प्रथा थी जरा बताना? तो आंसर होगा 3 कठिया प्रथा। एग्जाम में पूछेगा कि 3 कठिया प्रथा जो मेरे दोस्तों है, ये 3 कठिया प्रथा जो मेरे दोस्तों है, इसका मतलब क्या? तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पर किस चीज की खेती करना? तो नील की खेती करना। नील की खेती किसान इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि जमीन जो है साथियों क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि नील किस प्रकार का फसल है, तो आप कहना नील जो है नगदी फसल है। एग्जाम में यह पूछा है साथियों किस प्रकार का फसल है, तो आप कहना कि यह एक नगदी फसल है या एक कैश क्रॉप है। अब सुनिए, चंपारण के अंदर में महात्मा गांधी के लिए एक व्यक्ति गए थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। जरा सभी लोग कमेंट करेंगे राजकुमार शुक्ल का नाम। राजकुमार शुक्ल जब कहां पहुंचे, तो आपको याद होगा कि ये लखनऊ के अधिवेशन में पहुंचे थे साथियों। ये कहां पहुंचे थे? तो लखनऊ के अधिवेशन में पहुंचे थे, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। वहां पर उन्होंने अपने चंपारण के 19 लाख लोगों की समस्याओं को जब बताया, तब जाके महात्मा गांधी जी की नियुक्ति की गई और कहा गया कि गांधी जी जाएंगे और चंपारण की रिपोर्ट तैयार करेंगे। महात्मा
महात्मा गांधी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि महात्मा गांधी चंपारण यात्रा के दौरान पटना कब पहुंचे। जरा डेट कमेंट करना, तो जरा डेट कमेंट करना कि महात्मा गांधी पटना कब पहुंचे। आपसे पूछेगा कि पटना कब पहुंचे, सभी लोग डेट कमेंट करना, पटना कब पहुंचे। तो पटना पहुंचे 10 अप्रैल 1917 को। यह एग्जाम का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी पटना कब पहुंचे। तो 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पटना की धरती पर पहुंचे। उसके बाद यहां से पटना में कहां गए साथियों, तो यहां से 3-4 सवाल बनते हैं। सबसे पहले ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास मिलने गए, राजेंद्र प्रसाद से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के बाद निकलकर इनके प्यारे मित्र मौलाना मजहर उल हक, जरा नाम कमेंट करना कौन दोस्तों, तो मौलाना मजहर उल हक, ध्यान रखना मौलाना मजहर उल हक से मिलने गए। और ये इनके दोस्त हुआ करते थे क्योंकि इन्होंने लंदन में दोनों ने साथ पढ़ाई की थी। लंदन में दोनों ने क्या किया था, तो साथ पढ़ाई की थी। एग्जाम में पूछेगा कि गांधी जी ने लंदन में कहां पढ़ाई की थी, तो इनर टेंपल कॉलेज में पढ़ाई किया था। इनर टेंपल कॉलेज के अंदर में किस चीज की वकालत की थी, तो वकालत की पढ़ाई की थी। किस चीज की पढ़ाई की थी, वकालत की पढ़ाई। मौलाना एग्जाम में पूछेगा बिहार स्पेशल का क्वेश्चन कि मौलाना मजरूल हक के घर का नाम क्या है, तो आप कहना सिकंदर मंजिल साथियों, सिकंदर मंजिल इनके घर का नाम है। उसके बाद गांधी यहां से कहां निकले, तो गांधी यहां से मुजफ्फरपुर गए। जरा कमेंट करना कि यहां से पटना से निकलने के बाद गांधी कहां गए, तो गांधी यहां से निकलने के बाद मुजफ्फरपुर गए। एग्जाम में सवाल पूछा था टीआरई 1 के टीआरई 3 के अंदर में, जो पेपर कैंसिल हो गया, कि मुजफ्फरपुर में इनको रिसीव करने कौन आया, तो जेबी कृपलानी आए थे साथियों। कौन आए थे, जरा कमेंट करना, जेबी कृपलानी आए थे। और आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये जो जेबी कृपलानी है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, ये पेशे से क्या हुआ करते थे, तो पेशे से शिक्षक हुआ करते थे। इसके बाद साथियों यहां से गांधी चंपारण गए। चंपारण में गांधी ने आंदोलन किया और अंततः चंपारण में गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया। मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करी, फिर उनको जेल से रिहा कर दिया गया और अंत में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। अब जरा रुक जाना यहां पे साथियों, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। एग्जाम में एक सवाल आएगा कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का जो ये चंपारण सत्याग्रह था, इसका विरोध किसने किया था। जरा कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना, मैं नहीं बताऊंगा कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा, ये बड़ा अजीब सवाल है, बड़ा अजीब सवाल है, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी का छुपा हुआ खजाना है। ये एनसीईआरटी का छुपा हुआ खजाना है। चंपारण सत्याग्रह का साथियों विरोध किसने किया था, तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध, जरा देखो किसी का उत्तर आया है क्या। अभी तक तो उत्तर नहीं आया है साथियों। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध आने लगा है उत्तर, नहीं साथियों अभी भी उत्तर नहीं आया है। प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, यस आ गया पहला उत्तर, इट्स आरजू आर्यन ने पहला उत्तर दिया है और प्रश्न है एनजी रंगा। एनजी रंगा बिल्कुल सही जवाब है साथियों। एनजी रंगा जो है उन्होंने ही विरोध किया था। मैं चाहता हूं कि सभी लोग ये नाम रट लें, कमेंट बॉक्स में 1-2 बार 3-3 बार इसको कमेंट कर दें ताकि याद रहे, एनजी रंगा भूलना नहीं है। अब साथियों एक बात बताना चाहता हूं जो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एक बात आपको बताना चाहता हूं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और मैं आपसे वो बात इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, और जब एग्जाम में पूछेगा तो वो आप प्रश्न गलत कर देंगे। मैं आपसे एक सवाल यहां पर एक स्लाइड ले लूं क्या, अलग से लेकर लिख दूं क्या, मैं एक बात लिखना चाहता हूं, आप जैसा कहें, क्योंकि वैसी बात लिखूंगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन लड़ता है, जिससे एग्जाम में अगर आप कहें तो मैं एक्स्ट्रा स्लाइड लेकर लिख दूं। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि यस सर लिख दो एक्स्ट्रा स्लाइड लेकर, तो मैं अब लिख देता हूं साथियों, ध्यान देना। एक सवाल पूछेगा कि चंपारण की जांच के लिए क्या बनाया गया था, तो यहां पर एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था चंपारण कृषिय यानी चंपारण एग्रीकेरियल कृषिय जांच समिति। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, यहां से 5 सवाल बनते हैं साथियों, और ये सवाल परीक्षा में गलती होते हैं। टीआरई 1 में भी बहुत सारे लोगों ने गलती किया, टीआरई 3 में भी गलती किया। ये जो चंपारण कृषिय जांच समिति थी, आपसे पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे। आपसे सबसे पहला सवाल पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों इसके अध्यक्ष कोई और नहीं, मैंने आपको पेड बैच में भी पढ़ाया है, पेड बैच में भी पढ़ाया है, एफजी स्लाई हुआ करते थे। अगर आपको पूरा नाम याद नहीं रखना है तो आप सिर्फ स्लाई का नाम याद रख सकते हो। सचिव का नाम पूछे, सचिव का नाम अगर आपसे पूछे साथियों, परीक्षा के अंदर में एक और नाम पूछ सकता है, ये पूछ चुका है बीपीएससी टीआरई के अंदर में, ये टीआरई में पूछा है। सचिव का नाम पूछे तो आप टेन्नैर नाम याद कर सकते हो। अगर पूरा नाम याद करना है तो MEL टेन्नैर उनका नाम हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था, MEL
MEL, टेन्नैर उनका पूरा नाम हुआ करता था। टेन्नैर उनका पूरा नाम हुआ करता था। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा कि आप सिर्फ टेन्नैर याद कर लो, और ये स्लाइड तो बीपीएससी टीआरई में पूछ चुका है। अब इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण सदस्य थे, उन सदस्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। जैसे इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी स्वयं इसमें हुआ करते थे। महात्मा गांधी उसमें स्वयं हुआ करते थे। महात्मा गांधी के अलावा राजा हरिप्रसाद का आपने नाम सुना होगा। आपने एक नाम सुना होगा हरिप्रसाद, राजा हरिप्रसाद नारायण हुआ करते थे। राजा हरिप्रसाद हुआ करते थे, राजा हरिप्रसाद हुआ करते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो नारायण सिंह हुआ करते थे। उसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो नारायण सिंह हुआ करते थे। नारायण सिंह हुआ करते थे। लेकिन इसके अलावा भी एक सदस्य थे जो बड़े महत्वपूर्ण थे, और उस सदस्य का नाम था डीजे रीड। साथियों डीजे रीड, क्या नाम था? डीजे रीड हुआ करता था, डीजे रीड। उसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, जी रैनी एक सदस्य हुआ करते थे, जी रैनी। और आखिरी और अंतिम नाम जो इसके सदस्य हुआ करते थे, उनका नाम था एलसी अडामी। अडानी नहीं था, याद है ना, क्लास में भी बताया था कि अडानी मत समझ लेना, अंबानी अडानी नहीं, और दामी नाम था, एलसी अदामी। एलसी अदामी जो है साथियों, इसके एक और सदस्य हुआ करते थे, और यही लोग इसके मेंबर हुआ करते थे। और इस सदस्यीय समिति ने जांच किया था, और इनकी जांच की रिपोर्ट में क्या आया था दोस्तों? तो इनकी जांच की रिपोर्ट में क्या आया था? तो इनकी जांच की रिपोर्ट में आपको साथियों क्या मिला था? इन्होंने कहा था कि जो हमारी तिनकठिया प्रथा है, इन्होंने कहा था कि तिनकठिया प्रथा को क्या करना चाहिए? तो तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। तिनकठिया प्रथा को क्या करना चाहिए? समाप्त करना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा था कि जो भी अवैध वसूली की गई है किसानों से उनकी जमीनों को मुक्त करने के लिए, उन अवैध वसूली का एग्जाम में पूछता है कितना प्रतिशत हिस्सा वापस करना होगा। जरा कमेंट करके बताना कि कितना प्रतिशत हिस्सा वापस करना है। वापस करना है तो 25%। यहां पे जो नाम आपको याद रखने हैं मेरे दोस्तों, जो नाम याद रखना है वो नाम कौन सा है, मैं टिक कर देता हूं। ये वाला स्टार मार्क है, नाम याद कर लो। ये टीआरई 1 में भी आया, टीआरई 3 में भी आया था। ये नाम भी याद कर लो। उसके अलावा ये नाम याद कर लो, महात्मा गांधी। उसके अलावा आपको याद करना है ये डीजे रीड का और जी सैनी का। ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए साथियों, स्लाई का, टेन्नैर का, महात्मा गांधी का, डीजे रीड का और जी रैनी का। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो आप बिल्कुल सही रहेंगे। उसके अलावा साथियों आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ा, तो याद होगा कि महात्मा गांधी के नाम के आगे क्या जोड़ दिया गया। तो आपको ही पता है कि महात्मा गांधी के नाम के आगे महात्मा शब्द यहीं पर जुड़ा था। और ये महात्मा शब्द दिया किसने, जरा कमेंट करके बताना मेरे दोस्तों कि ये महात्मा शब्द जो है, जो महात्मा गांधी को नाम के आगे लगाया गया मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी सबसे पहले महात्मा गांधी ये जो उपाधि है ये किसने दिया था साथियों? तो सभी लोग उत्तर करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके अलावा एक दो और सवाल हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, यहां से आपसे पूछा जा सकता है। वो पूछा जा सकता है कि कौन वो व्यक्ति था जिसने एक छंद नाम लिखा था। आपको याद है मैंने आपको पेड बैच में पढ़ाया था, एक छंद नाम लिखा गया था। और उस छंद नाम में क्या था साथियों? तो उस छंद नाम में याद है आपको? याद है, मैं दुखी एक शब्द लिख रहा हूं, 3 बार था ये, याद है ना? किसने कहा? दुखी, दुखी आत्मा और दुखी हृदय। दुखी लिखा, फिर दुखी आत्मा लिखा, दुखी आत्मा लिखा, और तीसरा दुखी हृदय लिखा। तीसरा क्या लिखा दोस्तों? तो दुखी हृदय लिखा। ये तीनों छंद नाम जो हैं, ये तीनों छंद नाम किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो साथियों बात को ध्यान रखेंगे, ये तीनों छंद नाम पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? पीर मोहम्मद मुनीस, याद रखिए। और मैं चाहता हूं कि ये सभी लोग कमेंट करें, पीर मोहम्मद मुनीस। ये दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नाम जो चंपारण सत्याग्रह के ऊपर लिखे गए, ये किसी और ने नहीं बल्कि पीर मोहम्मद मुनीस ने लिखा था। इस बात को ध्यान रखिए। एक और सवाल पूछता हूं जो आपको प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मुझे मजा आ जाएगा। उन्होंने एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। इसी आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही, एक व्यक्ति ने कहा था साथियों, एक व्यक्ति ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही, एक व्यक्ति ने कहा था। जरा कमेंट करो किसने कहा था? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही, विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही अंग्रेजों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अंग्रेजों के साथ क्या है? तो अंग्रेजों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, सर्वोत्तम व्यवहार है, सर्वोत्तम व्यवहार है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यह कथन किसका है, तो सभी लोग कहेंगे महात्मा गांधी का है। जब एग्जाम में पूछे कि यह कथन किसका है, तो आप कहना साथियों कि हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं, और यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। एक अंतिम सवाल जो यहां से मैं पूछना चाहता हूं, जो आप सब मुझे
उस प्रश्न का उत्तर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो व्यक्ति ये था कि 5 नेताओं का नाम बताइए, 5 नेताओं का नाम बताइए जो इस टाइम पीरियड पर महात्मा गांधी के साथ थे, और उस व्यक्ति का भी नाम बताइए जो महात्मा गांधी के साथ नहीं था। पेपर के अंदर में आया हुआ सवाल है, 5 व्यक्तियों का नाम बताइए जो इस टाइम पीरियड पर महात्मा गांधी के साथ थे। तो आप जरा बताएंगे क्या होगा। मैं लिखूंगा नहीं, अब टाइम यहां पे जगह नहीं है, यहां पे जगह है, लिख देता हूं। यहां पे जो महात्मा गांधी के साथ थे, बिहार स्पेशल का ये क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा जो नाम है वो नाम कौन सा है, तो मौलाना मजहर उल हक का, यही वाला नाम पूछा था साथियों, मौलाना मजहर उल हक का नाम ध्यान रखना। उसके अलावा महात्मा गांधी के निजी सचिव हुआ करते थे महादेव देसाई, याद रखना, महादेव देसाई याद रखना। उसके अलावा बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद याद रखना, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद। देखो बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद जो है, ब्रजकिशोर प्रसाद महात्मा गांधी के करीबियों में से हुआ करते थे। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद महात्मा गांधी के करीबियों से थे और चंपारण आंदोलन के दौरान पूरे टाइम पीरियड पर ये उनके साथ रहे। उसके अलावा नरहरि पारेख हुआ करते थे, उसके लिए नरहरि पारेख हुआ करते थे, उनका भी नाम ध्यान रखना है, नरहरि पारेख का नाम ध्यान रखना है। उसके अलावा जेबी कृपलानी का नाम ध्यान रखना है। ये सब बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, जेबी कृपलानी का नाम याद रखना है। और उसके अलावा अंतिम मुझे एक और नाम तुम कहोगे तो मैं लिख दूंगा एएन सिंह का, यानी अनुग्रह नारायण सिंह का नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है, तो अनुग्रह नारायण सिंह का नाम है। क्या इतना नाम याद रहेगा, क्या इतना नाम याद रहेगा, जरा बताना मुझे, क्या इतना नाम याद रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो चंपारण हो जाएगा दोस्तों, चंपारण। क्या ये प्रश्न क्लियर है? अगर समझ में आया है तो एक बार लव का साइन दे दो ऊपर में। और मुझे याद है और मुझे पता है कि मैंने इस प्रश्न में आपको बहुत कुछ सिखाया है, मुझे ये बात पता है कि मैंने आपको इस प्रश्न में बहुत कुछ सिखाया है और मेरी इच्छा भी थी कि मैं आपको बहुत कुछ इस प्रश्न के माध्यम से सिखाऊं। तो क्या मैं इस सिखाने में सफल हो पाया हूं या नहीं सफल हो पाया हूं, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या मैं सफल हो पाया हूं या आपको सिखाने में सफल नहीं हो पाया हूं। लेकिन चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब डिस्कशन आपको बहुत डिफरेंट तरीके से मिल रहा होगा और आपको काफी मजा आ रहा होगा। अब डिस्कशन जो है आपको काफी डिफरेंट तरीके से मिल रहा होगा और अब आपको काफी मजा भी आ रहा होगा कि चलो सर कुछ तो अच्छा सीख रहे हैं और ऐसा वैसा नहीं सीख रहे हैं सर। अब जो हम सीख रहे हैं वो कैसा सीख रहे हैं साथियों, तो अब जो हम सीख रहे हैं सर वो बस इतना ही सीख रहे हैं कि अब किस प्रकार से परीक्षा को हमें एक बार में पास करना है। यस और नो जरा कमेंट करके बताना। बढ़े अगले प्रश्न पर साथियों। शुड वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन? एक बार कमेंट कर देना सभी लोग कि क्या हमें अलग प्रश्न तक बढ़ना चाहिए, अगले प्रश्न पर बढ़ना चाहिए क्या, एक बार कमेंट करके बता दो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, नया बैच लॉन्च कर दिया गया है, नया बैच लॉन्च कर दिया गया है। यह अंतिम बैच होगा साथियों टीआरई 4 के लिए, जिस बैच का नाम विजयी बैच है। हजारों की संख्या में बच्चे इस बैच में पढ़ रहे हैं, आप कहीं पीछे ना छूट जाएं क्योंकि यह आखिरी वैकेंसी है जिसमें लाखों की संख्या में वैकेंसी आएगी। पीआरटी का बैच नया लॉन्च कर दिया गया है, 6 to 8 का भी कर दिया गया है और 9-10 का भी कर दिया गया है। इसकी फीस ऑफर में चल रही है 999 रुपए। इसके साथ 2 बैच फ्री दे रहे हैं हम लोग, वो है 5000 क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन साथियों और 6 to 12 का एनसीईआरटी का नए तरीके का नोट्स दे रहे हैं। 6 to 8 का आपको बैच फ्री है, 6 to 8 का बैच भी लॉन्च है 999 रुपए के अंदर में। 9-10 का भी बैच है 999 रुपए में। सारी बैचेस एक हफ्ते पहले शुरू हुई हैं। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1904 में किसने अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के रूप में, क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के रूप में संगठित किया था? तो अभिनव भारत के बारे में पूछ रहा है। बीडी सावरकर ने किया था, प्रफुल्ल चाकी ने किया, सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था या रास बिहारी बोस ने किया था? तो साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभिनव भारत की। आपको याद होगा एक संगठन के बारे में आपने पढ़ा होगा 1899 के अंदर में, और उस संगठन का नाम था मित्र मेला संगठन। क्या नाम था? मित्र मेला संगठन नाम हुआ करता था और यह क्रांतिकारियों का संगठन हुआ करता था। किस प्रकार का संगठन था? तो क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था जहां पर युवाओं को क्या किया जाता था? युवाओं को व्यायामशाला के माध्यम से, युवाओं को व्यायामशाला के माध्यम से कनेक्ट किया जाता था और उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग देकर के उन्हें क्रांतिकारियों के रूप में परिवर्तित किया जाता था। यह 1899 का जो ये मित्र मेला संगठन है साथियों, ये जो 1899 का मित्र मेला संगठन है, आपको पता होना चाहिए कि यह मित्र मेला संगठन जो 1899 का है, इसी मित्र मेला संगठन के बाद जो 1899 बना, इसकी स्थापना की थी किसने? तो बीडी सावरकर ने की थी साथियों, बीडी सावरकर ने की थी। एक और नाम पूछना चाहता हूं, इसकी भी स्थापना किसने की थी? तो बीडी सावरकर ने की थी। अब इसी संगठन का नाम बदल दिया गया साथियों। मैं आपको इतना कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि इसी मित्र मेला का नाम बदल दिया गया और नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अभिनव भारत कर दिया गया, अभिनव भारत। लेकिन साथियों आपको एग्जाम में कंफ्यूज करा देगा। अभिनव भारत 1904 में एग्जाम में पूछेगा कब, तो जरा बताना 1904 में, और इसकी भी स्थापना बीडी सावरकर ने। लेकिन साथियों एक प्रश्न यहां से और बनता है कि अभिनव भारत का दूसरा नाम क्या था? तो यंग इंडिया सोसाइटी। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे यंग इंडिया
यंग इंडिया सोसाइटी इसका नाम हुआ करता था। सभी लोग कमेंट करिए। बहुत सारे लोग ये ऑप्शन के अंदर में क्या करता है कि अभिनव भारत नहीं देके पूछ देगा कि यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो बीडी सावरकर ने की थी। इस बात को ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं कि 1904 के अंदर में जब ये नाम बदला तो इसका नाम बदल के स्वतंत्रता वीर विनायक सावरकर कर दिया गया था 1904 के अंदर में। खैर, और ये आपसे पूछेगा कि इस अभिनव भारत सोसाइटी को भंग कब कर दिया गया। आपसे अगला सवाल ये पूछेगा कि शुरू तो हुआ 1904 में, लेकिन इसे भंग कब कर दिया गया। यह भी टीआरई का पूछा हुआ सवाल है। तो देश की आजादी के बाद 1952, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि 1952 के अंदर में इसे भंग कर दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिए। आप सावरकर को पढ़े होंगे और सावरकर के बारे में इतना जरूर जानते होंगे कि बीडी सावरकर भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेताओं में से एक हुआ करते थे और यही वो सावरकर थे जिन्हें नासिक बमकांड के अंदर में गिरफ्तार कर लिया गया था। और कब गिरफ्तार किया गया था, तो 1910 के अंदर में। और इसी 1910 के अंदर में इन्हें किस जेल में रखा गया था, तो सेलुलर जेल में रखा गया था। जरा बताइए सेलुलर जेल कहां है, तो आप भी जानते हैं अंडमान का नाम सुना होगा। अंडमान का वो काला पानी का सजा, वो सेलुलर जेल, आज भी लोग फोटो खिंचवाने यहां जाया करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा महात्मा गांधी की हत्या के अंदर में, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो इनका नाम जो है साजिशकर्ता के रूप में जाना जाता है। उसके अंदर में इनका नाम जो है साजिशकर्ता के रूप में लिया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा अगर हम बात कर लें बीडी सावरकर की साथियों, तो इनके नाम पर देश में एक एयरपोर्ट है। जरा कमेंट करके बताएंगे कि इनके देश में कौन सा एयरपोर्ट है। एनीवन इन द क्लास जो बताना चाहते हैं कि इनके नाम पर देश में कौन सा एयरपोर्ट है और वो एयरपोर्ट कहां पे है। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे। इनके नाम पर एक एयरपोर्ट है देश के अंदर में, इनके नाम पर एक एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट का नाम है वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जो वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपसे पूछेगा कि यह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है साथियों, आपसे पूछेगा कि यह कहां पर है। तो जरा कमेंट करके बताना कहां पे है। तो यह है साथियों पोर्ट ब्लेयर के अंदर में। कहां पे है दोस्तों, जरा बताना एक बार। सभी लोग कमेंट करो। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है पोर्ट ब्लेयर में। अच्छा, इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है जो अभी टीआरई 3 के एग्जाम, जो री एग्जाम हुआ था, उसमें आया था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक किताब जो अभी टीआरई का लास्ट टीआरई के एग्जाम में पूछा था साथियों, उसने कहा कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अंग्रेजी में लिख देता हूं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी लिखी हुई किताब है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है साथियों, ये किसकी लिखी हुई किताब है। तो आपसे पूछेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना साथियों, याद रखना क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, सावरकर हो जाएगा, बीडी सावरकर। आपसे एक सवाल और पूछेगा कि किसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 की क्रांति को इसी व्यक्ति ने, यानी सावरकर ने, क्रांति को देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने घोषित किया था, तो इस बात को ध्यान रखना साथियों, ये बीडी सावरकर हुआ करते थे। उसके अलावा अगर हम सावरकर की बात कर लें तो इसके अन्य भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, अन्य भी जो है बीडी सावरकर की अन्य भी बहुत सारे संगठन हैं जिनका इन्होंने संयोजन किया है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब 2-3 और संगठन की बात कर लेते हैं। जैसे यहां पे कुछ क्रांतिकारी संगठन है, मैं आपसे नाम पूछता हूं, जरा बताओगे क्या। लेकिन पहले इसके बारे में, प्रफुल्ल चाकी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं 5 संगठन का नाम बताता हूं, प्लेन पेज पर लेके लिखूंगा, लेकिन पहले यहां पे कुछ और बातें कर लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी जो है साथियों, प्रफुल्ल चाकी का नाम साथियों किससे जुड़ा हुआ है, जरा कमेंट करके बताना। तो प्रफुल्ल चाकी का नाम मुजफ्फरपुर बमकांड से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर बमकांड आपको याद होगा साथियों, यहां पे 2 लोगों का नाम आता है साथियों, एक प्रफुल्ल चाकी और दूसरा खुदीराम बोस। जरा कमेंट करना, खुदीराम बोस। आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी जो हंसते हंसते फंदों को चूम गया, वो कौन साथियों, तो वो व्यक्ति कोई और नहीं, खुदीराम बोस हुआ करते थे। और आपसे पूछेगा कि मुजफ्फरपुर बमकांड के दौरान किसने स्वयं को गोली मार ली थी, किसने आत्महत्या कर ली थी, किसने स्वयं को गोली मार लिया था, तो आप कहेंगे कोई और नहीं बल्कि प्रफुल्ल चाकी। ये जो ऑप्शन नंबर बी है, इन्होंने स्वयं को क्या कर लिया था, तो स्वयं को साथियों इन्होंने गोली मार ली थी, इस बात का नाम ध्यान रखना है। मुजफ्फरपुर बमकांड कब हुआ था साथियों, तो 1908 के अंदर में हुआ था। और आपको याद है कि 11 अगस्त को इन्हें क्या दे दी गई, तो 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी दे दी गई थी दोस्तों। इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे कम उम्र का लड़का जो हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम गया, वो कोई और नहीं बल्कि प्रफुल्ल चाकी हुआ करते थे। आपसे एक और सवाल पूछ सकता है कि प्रफुल्ल चाकी किससे जुड़े थे, तो युगांतर समिति से जुड़े हुए थे। तो युगांतर समिति साथियों ध्यान रखेंगे, इसी युगांतर समिति से प्रफुल्ल चाकी
बाकी जुड़े हुए थे। उसके अलावा हम बात करेंगे सचिंद्रनाथ सान्याल की। सचिंद्रनाथ सान्याल का नाम किससे जुड़ता है? तो आप भी जानते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, आपको याद होगा। जरा बताना HRA क्या नाम था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये सह संस्थापक हुआ करते थे। रास बिहारी बोस का जब नाम आता है साथियों, तो आपको याद होगा रास बिहारी बोस का नाम कहां आता है? तो आप भी जानते हैं कि रास बिहारी बोस का नाम आता है सुभाष चंद्र बोस, जिसने संगठन को आगे बढ़ाया, जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। याद होगा ना, आजाद हिंद फौज आपको नाम ध्यान होगा। और उसके अलावा गदर आंदोलन आपको याद होगा, गदर आंदोलन और आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज की ये पूरी कहानी, और यहीं पर एक और व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है जिसका नाम है गदर आंदोलन। इन दोनों से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम क्या था? तो रास बिहारी बोस हुआ करता था, रास बिहारी। मैं 4 सवाल पूछूं, क्या आप उत्तर दोगे? शुड आई आस्क 4 क्वेश्चन? मैं 4 सवाल पूछना चाहता हूं, पूछूं क्या? जरा मुझे बताना कि मैं 4 सवाल पूछूं क्या? 4 सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आप इन 4 प्रश्नों का उत्तर देंगे क्या? मैं 4 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पहला सवाल इसी क्रांतिकारी संगठन से पूछना चाहता हूं। सबसे पहला तो मैंने अभी आपको बताया कि मित्र मेला संगठन, मैंने आपको क्या बताया साथियों? मित्र मेला संगठन की बात की। तो मित्र मेला का किसने किया? तो आप भी जानते हैं कि बीडी सावरकर ने किया। ये तो आप बता देंगे कि बीडी सावरकर ने किया, और इसी मित्र मेला का नाम सावरकर ने किया। अब ये तो पहला था, लेकिन अब दूसरा सवाल है जो मेरा, वो थोड़ा डिफरेंट है साथियों, और वो है कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई थी? अब दूसरा सवाल जो है वो सवाल क्या है? अनुशीलन समिति। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं भी देखना चाहता हूं। अनुशीलन समिति के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि स्थापना इसकी कौन से वर्ष में की गई? वर्ष भी आपको बताना है, यहां पर वर्ष भी बताइए दोस्तों, और इसके बाद यहां संस्थापक का नाम भी बताइए। संस्थापक कौन थे? मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों का कमेंट आता है, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों का कमेंट आता है। एक बार मुझे जरा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, एक बार मुझे जरा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे एक बार जरा उत्तर दीजिए। बहुत सारे लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया। 1902, बिल्कुल 1902 के अंदर में प्रमथनाथ मित्र के द्वारा। 1902 के अंदर में साथियों कौन सा वर्ष हो जाएगा? 1902, और यहां पर क्या हो जाएगा? प्रमथनाथ दत्त के द्वारा। अब तीसरा सवाल मैं यहां पे आपसे पूछना चाहता हूं, तीसरा जो पूछना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करना चाहता हूं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करना चाहता हूं, रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करना चाहता हूं, इंदास हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करना चाहता हूं। इसका जो है आपको ईयर बताना है और नाम बताना है। साथ ही साथियों अगर हम बात करें तो HSRA की हम बात करना चाहते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। मैं अगला किसके बारे में पूछना चाहता हूं? एक तो पहले आप बता दीजिए मुझे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। तो इसी का पहले उत्तर बता दो दोस्तों, 1924 के अंदर में। ये तो सही बता दिया। यहां पे 2 लोगों का नाम बताना है, एक का नाम तो अभी मैंने बता दिया। पहला नाम है सचिंद्रनाथ सान्याल का। किसका नाम है साथियों? सचिंद्रनाथ सान्याल, एक तो नाम हो गया। दूसरा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों, और वो दूसरा नाम कोई और नहीं, आप सबका बहुत जानकार राम प्रसाद बिस्मिल हुआ करते थे दोस्तों। कौन हुआ करता था? तो राम प्रसाद बिस्मिल हुआ करते थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उत्तर बताएंगे? और वो सवाल है कि गदर पार्टी एक क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था, गदर पार्टी, उसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी? जरा बताना दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी और क्यों, कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी, और आपको बताना है कि किसने की गई थी। जरा कमेंट करके बताना साथियों, कमेंट करके बताना कि स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। आखिरी सवाल जो मैं यहां से पूछना चाहता हूं, मेरे सबसे प्रिय नामों में से एक नाम, जो नाम कौन सा है दोस्तों? तो वो नाम है भारत नौजवान सभा। जरा बताना, भारत नौजवान सभा के बारे में मैं जानना चाहता हूं साथियों। भारत नौजवान सभा के बारे में मैं जानना चाहता हूं। जरा बताना कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1926 में। और उस व्यक्ति का नाम बताओ, तब तक मैं पानी पीता हूं। उस व्यक्ति का नाम बताओ। अच्छा, अच्छे से रिवीजन हो रहा है कि नहीं? यस और नो बता दो। अगर आप कहोगे तो मैं ऐसा बहुत सारा करा दूंगा, आप नहीं कहोगे तो छोड़ दूंगा। यस और नो, मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छी चीजें सीख रहे हो कि नहीं? लव का सिंबल दे दो कमेंट बॉक्स के अंदर में, दिल बना दो भैया, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। बिल्कुल, भगत सिंह आ गया। भगत सिंह नहीं दोस्तों, मैं तो चाहता हूं कि सरकार इनके नाम के आगे जरूर से शहीद लगा दे, शहीद भगत सिंह।
अच्छा, एक सवाल यहीं पे पूछ लेता हूं, उन दो व्यक्तियों का नाम बताइए जिनको पूरे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में, पूरे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सिर्फ दो लोग ऐसे हुए जिनको समय से पहले फांसी मिली। वो पहला नाम कौन सा? तो पहला नाम खुदीराम बोस का। पहला नाम कौन सा? तो खुदीराम बोस का, इनको भी समय से पहले फांसी मिली। और दूसरा भगत सिंह का। यही दो नाम हुआ करते थे साथियों, यही दो नाम हुआ करते थे जिनको समय से पहले फांसी मिली। बाकी आप बात कर लें, वीडी सावरकर को, उनको काला पानी की सजा मिली। जतिन दास को बात कर लें, उनको भूख हड़ताल की सजा मिली। उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद को मारे, आपको याद होगा इलाहाबाद के अंदर में चंद्रशेखर आजाद को गोली में, मुठभेड़ में गोली मार दिया गया। भगत सिंह को फांसी मिली, राजगुरु को फांसी मिली। उसके अलावा इनके साथ सुखदेव थापर हुआ करते थे, उनको फांसी मिली। बटुकेश्वर दत्त हुआ करते थे, उनको काला पानी की सजा मिली। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी मिली। राजेंद्र रोहेली, रोशन सिंह को फांसी मिली। अशफाक उल्लाह खान को फांसी मिली। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास मिला। सूर्य सेन को फांसी मिली थी। आपको यह याद होगा। इतनी सारी चीजें आपको याद करनी है, इतनी सारी चीजें आपको क्या करनी है दोस्तों? तो इतनी सारी चीजें आपको याद कीजिए, याद करना। देखिए, मैं आपको दो चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि मैं वो सृजन का बीज हूं, मैं वो सृजन का बीज हूं जो दबता तो खिल जाता है। मैं वो सृजन का बीज हूं जो दबता तो खिल जाता है। कोशिश कितनी भी कर लो, बार बार उभर कर आता है। मैंने इन हालातों को कई बार सिसक कर झेला है। ये बच्चे भोले भाले हैं, ये बच्चे भोले भाले हैं, पर समझेंगे ये खेला है, पर समझेंगे ये खेला है। तो आप चिंता नहीं करिए, बहुत जल्द आपके सामने मैं बहुत कुछ बोलूंगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, फिर जो है हमाम में अंदर में सब आपको पता चल जाएगा। मैं अभी बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तीन चार बातें और करना चाहता हूं। कुछ षड्यंत्र का नाम बताना चाहता हूं, जरा बताओ मुझे, पूछ लूं क्या यहां पे? लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको ना, आज क्रांतिकारियों के मूड में हूं मैं चाहता हूं कि कुछ षड्यंत्र और उनके वर्ष आपको याद होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कानपुर के अंदर में, मेरठ के अंदर में, पेशावर में, अलीपुर के अंदर में, हावड़ा में, दिल्ली में, सतारा में, विक्टोरिया में, चटगांव में, लाहौर में, काकोरी में, ये सब जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं के बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा साथियों। अगर आप तैयार हैं तो बोलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुड वी मूव फॉरवर्ड? कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चौरी चौरा कांड से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत चौरी चौरा कांड से हुई थी? नहीं भाई, और शुरुआत नहीं हुई थी, चौरी चौरा कांड से अंत हुआ था साथियों, अंत हुआ था। मैं यहां पे दो तीन प्रश्न बताना चाहता हूं। सबसे पहले कि चौरी चौरा की घटना हुई कब थी? तो 5 फरवरी एग्जाम में टिक करना है, 1922। हालांकि उत्तर 4 फरवरी ही होगा। इस समय आपसे पूछेगा कि जब चौरी चौरा की घटना हुई तो गांधी जी को तार से सूचना किसने दी? जरा कमेंट करके बताना हम सभी लोगों को कि गांधी जी को तार से सूचना किसने दी? तो आप भी जानते हैं कि गांधी जी को तार से सूचना दिया दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। सभी लोग कमेंट करेंगे किसने? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने साथियों, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने इसकी तार से सूचना दी। दूसरा आपसे पूछेगा कि चौरी चौरा के अंदर में कितने पुलिस वाले जिंदा जले? तो 22 पुलिस वाले साथियों जिंदा जले थे, 22 पुलिस वाले जिंदा जले थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी, जब यह चौरी चौरा आंदोलन हुआ तो महात्मा गांधी उस समय कहां थे? तो आप कहना कि बारदोली में हुआ करते थे, बारदोली में हुआ करते थे। उसके अलावा पूछेगा कि जो चौरी चौरा थाना था, चौरी चौरा जो है किस जिले में पड़ता है? तो आप भी जानते हैं कि गोरखपुर जिले में पड़ता है, गोरखपुर जिले के अंदर में पड़ रहा था उस टाइम पीरियड में। और यहां पे पूछेगा कि इस थाने के थाने प्रभारी कौन हुआ करते थे? तो कहना कि हम बिहार स्पेशल पढ़ चुके हैं और गुप्तेश्वर सिंह उसके थाना प्रभारी हुआ करते थे, गुप्तेश्वर सिंह। इससे ज्यादा यहां से कोई सवाल नहीं आएगा साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी साथियों, और दूसरा बात कौन सा है? तो दूसरा बात है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार प्रमुख उद्देश्य था। असहयोग आंदोलन के अंदर में आप जानते हैं, यह बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बी। असहयोग आंदोलन के अगर आप कार्यक्रमों को देखेंगे, असहयोग आंदोलन के अगर आप कार्यक्रमों को देखेंगे तो सबसे पहले क्या था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का क्या करना साथियों? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। दूसरा आपको ध्यान रखना होगा कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना यानी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना यानी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। और एक आंकड़ा
आंकड़ा भी आपके साथ है कि 102 करोड़ रुपए का इंपोर्ट होता था कपड़ा, वो इस बहिष्कार के बाद घट के 57 करोड़ रुपया हो गया था। और विदेशी कपड़े कहां से आते थे, तो आपको भी याद है मैनचेस्टर से आते थे। कहां से आते थे? मैनचेस्टर से आते थे। तीसरा जो है साथियों वो क्या था, तो मादक पदार्थों की दुकानों के बाहर, मादक पदार्थों की दुकानों के बाहर, मादक पदार्थों की दुकानों के बाहर धरना देना। किसके द्वारा धरना? दुकानों के बाहर, महिलाओं के द्वारा, दुकानों के बाहर साथियों, बाहर महिलाओं के द्वारा धरना देना। किसके द्वारा धरना देना साथियों? तो महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा धरना देना, महिलाओं के द्वारा धरना देना। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वो सरकारी नौकरी का परित्याग करें, सरकारी नौकरी का परित्याग करें। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि विद्यार्थी स्कूल और यानी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करें, शिक्षण संस्थानों का, शिक्षण संस्थानों का, शिक्षक संस्थानों का बहिष्कार करें, शिक्षक संस्थानों का बहिष्कार करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, और भी बहुत सारी चीजें थी जो इसके कार्यक्रम के अंदर में सही प्रतीत होती थी। और आपको याद होगा, आपको याद होगा कि इसी टाइम पीरियड में उन्होंने कहा था कि जो है, जो सरकारी अदालतें हैं उन अदालतों का बहिष्कार करना। याद है ना, यहां पे मैंने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था आपको, एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था। यहां पर क्या किया था कि न्यायालय का बहिष्कार करना। और जब इन्होंने अंग्रेजी ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था का बहिष्कार किया, ब्रिटिश न्यायालय का बहिष्कार किया, तो इसके जगह पर उन्होंने क्या खोला था? तो इसके जगह पर साथियों उन्होंने पंचायती राज को बढ़ावा देने की बात कही थी। पंचायती राज अदालतों को, पंचायती राज अदालतों को साथियों उन्होंने क्या कहा था? पंचायती राज अदालतों को क्या करना था? बढ़ावा देना था। उसके अलावा जब इन्होंने देश शिक्षक संस्थानों का बहिष्कार किया तो इन्होंने बोला कि हम 6 विद्यापीठों की स्थापना की। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उन विद्यापीठ का नाम क्या है, तो आप कहेंगे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बंगाल कॉलेज और साथ ही साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया। ये 6 ऐसे विद्यापीठ और शिक्षण संस्थान हुआ करते थे जो इस टाइम पीरियड में खड़े हुए थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि सरकारी उपाधियों का बहिष्कार करना। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा था कि सरकारी उपाधियों का बहिष्कार करना। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि सरकारी उपाधियों का बहिष्कार करना। उसके अलावा इन्होंने कहा था सरकारी कार्यक्रम का निमंत्रण का, कार्यक्रम का बहिष्कार करना। ये सारी चीजें इसके अंदर में दी गई थी। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अब मैं 3-4 सवाल यहां से पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो कहिए मैं पूछ लूं आपसे। मैं सिर्फ साल पूछता जाऊंगा, आप साल बताना जाना। मैं सिर्फ आपसे, बत्तख मियां कौन थे? बत्तख मियां खानसामा हुआ करते थे मेरे भाई, महात्मा गांधी के जीवनी की कहानी है। बताना है क्या? बोलो, बता देता हूं। बताना है क्या? बत्तख मियां मूल रूप से खानसामा हुआ करते थे। जब लॉर्ड इरविन वहां के गवर्नर थे तो उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाने में बुलाया था और महात्मा गांधी को जहर देकर मारने का प्लान था। बत्तख मियां उनके खानसामा हुआ करते थे। बत्तख मियां के पूरे परिवार को लॉर्ड इरविन ने कैद करवा लिया था। उसके बाद बत्तख मियां जब खाना परोस दिए, गांधी जी ने खाना खा लिया, उसके बाद बत्तख मियां दूध लेकर के आए। दूध का ऐसा गिलास था, ऐसे गिलास में 2 गिलास दूध था। एक गिलास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए तो दूसरा गिलास महात्मा गांधी के लिए। जब उन्होंने गिलास दिया तो उस गिलास के दूध में जहर मिला हुआ था। बत्तख मियां से जबरदस्ती मिलवाया गया था। जैसे ही उन्होंने जहर दिया तो वो नहीं चाहते थे कि वो गांधी जी को मारे, तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को भोजपुरी में कह दिया कि एकरा में जौहर बा। उन्होंने धीरे से कह दिया एकरा में जौहर बा। जैसे ही ये बात राजेंद्र प्रसाद ने सुनी, राजेंद्र प्रसाद ने अपने केहुने से दूध को नीचे गिरा दिया। दूध का ग्लास नीचे गिरा। जानवर जो है बिल्ली दौड़ के आई। बिल्ली ने जैसे ही दूध को चाटा, बिल्ली मर चुकी थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समझ चुके थे, क्या समझ चुके थे कि इस दूध में जहर है। और इस प्रकार से बत्तख मियां ने होशियारी दिखाते हुए महात्मा गांधी की जान बचा ली। नहीं तो उस दिन महात्मा गांधी की हत्या हो जाती, मृत्यु हो जाती और पूरे देश के अंदर में हिंदू मुसलमानों का दंगा हो जाता, क्योंकि एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा हिंदुओं यानी महात्मा गांधी की दंगा या हत्या कराई गई थी। यह प्लान था उनका और यही बत्तख मियां थे जिन्होंने महात्मा गांधी की जान को बचा लिया। मोतिहारी रेलवे स्टेशन से पीछे के गेट से जब आप निकलते हैं तो वहां पे एक द्वार बना हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है बत्तख मियां द्वार। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को सभी लोग ध्यान रखिएगा। एकरा में जौहरबा, एकरा में जहरबा। अब 2-4 सवाल पूछ लूं क्या? कहें तो आप 2-4 सवाल पूछ लूं क्या? मैं कुछ 5 सवाल पूछता हूं। चलो इजी सवाल पूछूंगा मैं, 5 सवाल पूछूंगा, इजी सवाल पूछूंगा। 5 विल आस्क ओनली 5 क्वेश्चन। चलो पहला सवाल, सबसे पहला सवाल TRE 3 का क्वेश्चन है। अलीपुर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि अलीपुर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? जरा बताना, अलीपुर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था?
और कौन व्यक्ति थे तो नाम बता दो। तो बारिंद्र घोष और अरविंदो घोष। कौन थे? बारिंद्र घोष। बारिंद्र घोष, नाम छोड़ो, ईयर ही बताओ, केवल हटाओ। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरठ षड्यंत्र, ये तो 2-3 दिन पहले ही बताया है मैंने। मेरठ षड्यंत्र जरा कमेंट करो कि कब हुआ था। जरा कमेंट करो कि मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था। ये इस बार के एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो लोग नहीं बना पाए थे। सभी लोग कमेंट करेंगे कि मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था। तो याद है ना, हैचिंसन, ब्रॉडले और स्प्रेट हुआ करते थे। उनके ऊपर आरोप था कि भाई ये षड्यंत्र रच रहे हैं। और आपको याद होगा अफवाहों के माध्यम से 1929, बिल्कुल सही मेरे दोस्त, मैंने पढ़ाया है, आपने मेरी इज्जत रख ली। मैंने पढ़ाया है मेरे भाई, आपने मेरी इज्जत रख ली। मैंने आपको पढ़ाया था उसी दिन। अच्छा, जब इतना बात हो ही गया तो मुझे बता दो कि चटगांव शस्त्रागार पर हमला किस वर्ष हुआ था। चटगांव शस्त्रागार पर, चटगांव शस्त्रागार पर हमला किस वर्ष हुआ था। चटगांव शस्त्रागार पर हमला किस वर्ष हुआ था। जरा बता दो कि हमला किस वर्ष हुआ था। 19 में आगे लगा दे रहा हूं, एक वर्ष ऊपर घटेगा या नीचे घटेगा बता देना। सूर्यसेन याद होगा, मास्टर सूर्यसेन याद होगा, कल्पना दत्त याद होंगी आपको, और वर्ष हुआ करता था 1930 साथियों, 1930। एक आसान सवाल पूछता हूं साथियों, बहुत ही आसान सा सवाल है, और वो सवाल यह है कि काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, या काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था। काकोरी षड्यंत्र कह लो या काकोरी ट्रेन डकैती साथियों, ट्रेन डकैती या षड्यंत्र लिखो, डकैती क्यों लिखेंगे। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था जरा बताना। 1925 के अंदर में हुआ था, याद है ना। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, रोशन सिंह, राजेंद्र लोहरी, अशफाक उल्लाह खान, इन सभी लोगों को फांसी दी गई थी इसी काकोरी के अंदर में। अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं आपकी क्लास के, इसके अंदर में अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल मेरा बस इतना ही है कि लाहौर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था। लाहौर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था। क्रांतिकारियों के अंदर में जरा बताना कि लाहौर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था। तो साथियों उत्तर हो जाएगा 1916। मुझे बताओ आप जरा कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको ये पांचों चीजें नई सीखने को मिली, क्या याद हो गया क्लास के अंदर में। यस और नो पे कमेंट कर दो, यस और नो पे कमेंट करो। आप जानते हैं कि ऐसा कोई विद्यालय नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे ऑफिसर्स एकेडमी के पढ़ाए हुए छात्र शिक्षक नहीं है। ऐसा कोई सरकारी विद्यालय नहीं है, ऐसा कोई सरकारी विद्यालय नहीं है जहां पर ऑफिसर्स एकेडमी के पढ़ाए हुए बच्चे, जहां पे ऑफिसर्स एकेडमी के पढ़ाए हुए बच्चे शिक्षक नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मैं वो सृजन का बीज हूं जो दबता तो खिल जाता है। मैं वो सृजन का बीज हूं जो दबता तो खिल जाता है। कोशिश कितनी भी कर लो हर बार उभर कर आता है। मैंने इन हालातों को कई बार सिसक कर झेला है। ये बच्चे भोले भाले हैं पर समझेंगे ये सब खेला है। बच्चे भोले भाले हैं, इस बात को समझिएगा साथियों। थोड़ा इंतजार करिए, खुशखबरी आपके लिए आने वाली है। आपके सारे मन के सवालों का जवाब आने वाला है, और जब जवाब आएगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और सब कुछ आपके सामने होगा। थोड़ा इंतजार करिए, और कहते हैं ना कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अब 2-3 सवाल और पूछ लेना चाहता हूं। जब इतनी बात हो ही गई है तो मुझे बता दो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। एक सवाल पूछता हूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, बता दो जरा, यहीं पे बता दो मुझे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदी थोड़ी कमजोर है भाई, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां की गई थी। जगह का नाम बताओ और वर्ष का नाम बताओ। वर्ष बताओ, चलो वर्ष में भर देता हूं 1925। जगह का नाम तुम बताओ भाई, जगह का नाम बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि वो जगह कौन सा है। जरा मुझे कमेंट करके जगह का नाम बताओ। तो वो जगह का नाम है 1900 कानपुर साथियों। जगह का नाम क्या है, तो जगह का नाम है कानपुर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था। तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, इसमें तो साथियों कुछ कहना ही नहीं है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूछ रहा है, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से ये लंदन में किया गया था। सभी लोग ये डेट कमेंट करेंगे, सभी लोग। मैं रिपीटेड कुछ भी नहीं बताऊंगा, इसमें डेट याद करवाऊंगा अभी, क्योंकि एग्जाम में डेट आता है 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक साथियों, 1 दिसंबर 1931। मैं चाहता हूं कि 2-2 बार 3-3 बार ये डेट आप पहले कमेंट कीजिए। आप लोग सभी लोग पहले इस डेट को कमेंट कीजिए, क्योंकि ये डेट याद करना बहुत जरूरी है। आजकल टीआरई के एग्जाम्स में डेट ही पूछ रहा है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक। कहां पे हुआ, तो लंदन में हुआ। लंदन में कहां हुआ, तो सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। कहां हुआ,
सेंट जेम्स पैलेस के अंदर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की तो आप भी जानते हैं, कमेंट करिए। रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया, रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। आपसे पूछेगा कि क्या कांग्रेस ने हिस्सा लिया था इसमें? जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे महात्मा गांधी शामिल हुए थे, महात्मा गांधी शामिल हुए थे, इस बात को ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा गांधी से संबंधित दो बात साथियों, कि गांधी जब इसमें शामिल हुए थे तो आप बताइएगा कि गांधी के साथ फिर क्या हुआ। तो गांधी 1 दिसंबर को वहां नाराज हो गए थे। क्यों नाराज हो गए थे? गांधी 1 दिसंबर 1931 को नाराज हुए और वापस निकल गए। क्यों वापस निकल गए? क्योंकि इस बैठक के अंदर में साथियों, क्योंकि इस बैठक के अंदर में इसमें जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई। दलितों के लिए क्या मांगा गया? तो दलितों के लिए साथियों पृथक निर्वाचन की मांग की गई। और जब दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई तो गांधी जी नाराज हो गए, क्योंकि गांधी नहीं चाहते थे कि दलितों का उत्थान जो है रुके। वो चाहते थे कि दलितों का उत्थान नहीं दलितों का उत्थान खूब सारा हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये पसंद नहीं है मुझे, इस बात को ध्यान रखना है। उसके अलावा साथियों आपको ध्यान रखना होगा कि यहां से 2-3 सवाल और पूछता है। पहला पूछता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू ने किया था। किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। जब गांधी को यह बात पता चला कि दलितों के लिए, गांधी जी को जब यह पता चला कि पृथक निर्वाचन की मांग की गई है, तो 1 दिसंबर 1931 को वापस लौट गए। भारत पहुंचे साथियों 28 दिसंबर को। ये चारों डेट याद कर लेना। 28 दिसंबर 1931 को ये भारत पहुंचे। जब ये भारत पहुंचे तो ये बॉम्बे पहुंचे और बॉम्बे के तट पर इन्होंने एक डायलॉग दिया और क्या कहा कि मैं भारत, एग्जाम में क्वेश्चन आता है साथियों कि मैं भारत तो खाली हाथ जरूर लौटा हूं, मैं भारत तो खाली हाथ जरूर लौटा हूं, लेकिन इज्जत का बट्टा लगने नहीं दिया। लेकिन मैंने इज्जत का बट्टा लगने नहीं दिया। इज्जत का बट्टा लगने नहीं दिया। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। तो आज के बाद कभी भी पूछे कि वो कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि मैं भारत तो खाली हाथ जरूर लौटा हूं, लेकिन मैंने भारत की इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया, तो याद रखना वो कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी हुआ करते थे। अब 3-4 बड़ी बातें हैं जो हम यहां से आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और बातचीत ये करना चाहते हैं कि यहां पर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व 2 लोगों ने किया था। एक का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, तो दूसरे का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 दिसंबर के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 4 जनवरी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, 4 जनवरी 1932 को वापस से महात्मा गांधी को क्या कर लिया गया? तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथियों क्या कर लिया गया? महात्मा गांधी को साथियों गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद साथियों क्या हुआ? तो उसके बाद आप भी जानते हैं, इसके बाद एक और डेट इंपॉर्टेंट है, और वो डेट इंपॉर्टेंट है 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 को साथियों क्या हुआ? तो 16 अगस्त 1932 को अंग्रेजों ने सांप्रदायिक पंचाट जारी कर दिया। और जब सांप्रदायिक पंचाट जारी किया तो इस पंचाट के अधीन उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर ली। गांधी जी ने भूख हड़ताल किया, चुनौती दी कि 30 दिन के अंदर में वापस लो। उसके बाद इन्होंने वापस नहीं लिया, तो गांधी 20 सितंबर को, गांधी जो है इसके बाद क्या हुआ? तो 20 सितंबर को लेकर के महात्मा गांधी क्या किए? तो आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर गांधी बैठ गए, और आपको याद होगा कि उसके बाद इन्हें झुकना पड़ा था, और तब जाकर 26 सितंबर को पूना के अंदर में पूना समझौता जो है क्या हुआ था? साइन हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा, और ए विकल्प के अंदर में क्या आ जाएगा? लंदन। अब मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप बताएंगे मुझे? सरोज हैं, गोल्डी राय हैं, अनामिका कुमारी हैं, निरंजन यादव हैं, आरोही हैं, पुष्पा हैं, जूली हैं। वीडियो पे लाइक बहुत कम है यार, लाइक नहीं दिख रहा है। 2-3 हजार लाइक में क्या होने वाला है? थोड़ा लाइक दबा दीजिए एक बार बटन को। और कल, हाँ, इंस्टाग्राम पे कल जितने लोगों ने मुझे टैग किया था उन सभी लोगों का टैग मैंने अप्रूव कर दिया। आज भी किसी लोगों ने टैग किया है तो अभी अप्रूव कर देता हूं। अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शशि शरण सर पे टैग कर सकते हैं। अगर आपका टैग आएगा स्टोरी में तो हम उसको क्या करेंगे, हम या वीडियो कोई डाल के आप टैग कर सकते हैं, कोई वीडियो डाल के भी आप टैग करना चाहते हैं तो आप टैग कर सकते हैं। हम लोग जो है उस वीडियो को मैं अप्रूव कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं डेट ही पूछूंगा क्योंकि डेटे मेरा पसंद है।
जैसे ये तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन का डेट हो गया, जरा मुझे बताइए कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का तिथि क्या था? तृतीय गोलमेज का प्रथम वाला तो बता दीजिएगा क्योंकि क्लास में रटवा दिए थे, 19 जनवरी 1931 तक चला था, आपको याद होगा 19 जनवरी 1931 तक चला। तीसरा का डेट क्या था? तीसरे का डेट क्या था जरा मुझे बता दीजिए, तीसरे वाले का डेट क्या था? मैं एक डेट बताता हूं, 17 नवंबर 1932। मैं एक डेट बताता हूं, 17 नवंबर से शुरू हुआ था 1932 से, और ये कब तक चला था? नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक चला था? जरा कमेंट करके बताइएगा। 24 दिसंबर तक चला था और वर्ष था 1932 तक। ठीक है जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया? युगांतर लिखा गया, बंगाली लिखा गया, केसरी लिखा गया या अमृत बाजार पत्रिका लिखा गया? अब मैं इस पे कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि कौन सी पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है, कौन सा समाचार पत्र जो है साथियों किसके द्वारा लिखा गया है। मैं बस आपसे जानना चाहता हूं। आप जरा कमेंट बॉक्स में, ये बहुत आसान सा सवाल है, इस आसान से सवाल का आप उत्तर दीजिए और बताइए कि ये पत्रिका, दो पत्रिका हमने कितनी बार रटा है? दो पत्रिका हमने कितनी बार रटा है? आपसे पूछ रहा है साथियों क्या कि ये कौन सी पत्रिका लोकमान्य तिलक के द्वारा, कौन सी पत्रिका साथियों लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखी गई है? तो आपको कमेंट करके बस इतना बताना है कि उन पत्र पत्रिकाओं का नाम बता देना है। अगर आप उन पत्र पत्रिकाओं का नाम बता देंगे तो फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, साथियों, और वहां पर आपसे बातचीत करेंगे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के बारे में। तो मैं सबसे पहले युगांतर से शुरू करता हूं। सबसे पहले कहां से शुरू करता हूं? तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे युगांतर से। युगांतर आप जानते हैं ये किसकी पत्रिका? कुमार घोष की। ये पत्रिका किसकी है? बारिंद्र कुमार घोष की। बारिंद्र कुमार घोष की। लेकिन क्या ये इकलौती बारिंद्र कुमार घोष की है? नहीं साथियों, इनके साथ एक और व्यक्ति हुआ करते थे, नाम था अविनाश भट्टाचार्य। क्या नाम था? अविनाश भट्टाचार्य इनके साथ हुआ करते थे। अविनाश भट्टाचार्य हुआ करते थे। और इसके अलावा एक और नाम हुआ करता था, जिनको आप कई दिनों से सुनते, देखते, पढ़ते और समझते आ रहे हैं, और वो नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त का। वो नाम क्या था? बफरिंग हो रहा है क्या? भूपेंद्र नाथ दत्त का वो नाम हुआ करता था, भूपेंद्र नाथ दत्त का। ये तीनों लोग किसके थे? तो युगांतर के हुआ करते थे। 306 के अंदर में, 1906 के अंदर में छपता था। दूसरी हम बात कर ले साथियों बंगाली के बारे में। बंगाली अखबार आप जानते हैं, ये अखबार किसकी थी साथियों? तो ये अखबार हुआ करती थी गिरीश चंद्र घोष की। किसकी अखबार थी साथियों? गिरीश चंद्र घोष की हुआ करती थी। ये अखबार किसका था? तो गिरीश चंद्र घोष का हुआ करता था। उसके अलावा अगर हम बात करें केसरी के बारे में, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो केसरी हो जाएगा। केसरी किसका था? तो लोकमान्य तिलक का था। आपको पता है साथियों तिलक की दो रचनाएं हुआ करती थी। एक केसरी हुआ करती थी जो ये मराठी भाषा में छपती थी। भाषा कौन सा है? तो मराठी भाषा में छपती थी। और दूसरा समाचार पत्र था साथियों मराठी या मराठा। ये किस भाषा में? तो ये अंग्रेजी भाषा में छपता था साथियों, अंग्रेजी भाषा में। लेकिन क्या इतने ही समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी? क्या और कोई समाचार पत्र नहीं था? एक बहुत फेमस समाचार पत्र, अभी बफर हो रहा है क्या? अभी भी बफरिंग हो रहा है क्या? एक बार कमेंट करके बताइए, अभी भी बफरिंग हो रहा है क्या? बफरिंग हो रहा है? मेरे हिसाब से तो सब ठीक है। बफरिंग हो रहा है? अभी भी हो रहा है बफरिंग? एक बार देख के बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको लग रहा है कि बफरिंग हो रहा है तो फिर हम लोग कोई उपाय निकालेंगे। बफरिंग हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग करेंगे नहीं सर नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है ना तो कृपया करके तंग ना करें, क्योंकि ऐसे आप अगर तंग करेंगे तो फिर उसके बाद चीजें जो हैं क्या हो जाएंगी? ऊपर नीचे हो जाएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जरा मैं 2-3 बातें और कर लेता हूं। जब बात समाचार पत्र की है तो मैं आपसे 3-4 सवाल पूछूंगा अभी तुरंत, जरा पूछ ही लेता हूं। आइए अलग से सवाल पूछता हूं, आप जरा बताइए, मुझे 5 सवालों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? मैं सबसे पहले
पहले पूछता हूं कि अमृत बाजार पत्रिका जो है, अमृत बाजार पत्रिका किसकी है। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट कीजिए, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों शिशिर कुमार घोष की। आंसर क्या होगा दोस्तों? शिशिर कुमार घोष की ये पत्रिका है। किसकी पत्रिका है? शिशिर कुमार घोष की पत्रिका है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि वंदे मातरम के संपादक कौन थे? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वंदे मातरम के संपादक कौन है। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि वंदे मातरम के संपादक कौन है। भाई अगर बफर हो रहा है तो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, इंटरनेट की कुछ फ्लक्चुएशंस होंगे, कुछ समस्याएं होंगी, बफरिंग हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। वंदे मातरम की बात करें तो अरविंदो घोष, ये एग्जाम में सवाल आया था ना इस बार ये सवाल में आया था अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जो हैं ये किसके हुआ करते हैं साथियों? तो वंदे मातरम के हुआ करते थे। तीसरा एक महत्वपूर्ण नाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं और वह है न्यू इंडिया का। न्यू इंडिया किसका है साथियों? जरा कमेंट करिए, न्यू इंडिया किसका है? जरा कमेंट करिए दोस्तों, न्यू इंडिया किसका है? या इसी व्यक्ति का एक और समाचार पत्र है, वो है कॉमनवेल। बताइए कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल किसका है, जरा कमेंट करके बताइए। मैं देखना चाहता हूं, जरा कमेंट करके बताइए कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल किसका है। हाँ, थोड़ा वीडियो फंस रहा है लेकिन बर्दाश्त कर लीजिए, मैं देख रहा हूं, मुझे भी दिख गया, अभी फंसा था अभी जस्ट। न्यू इंडिया और कॉमनवेल किसका है? तो एनी बेसेंट का है साथियों। किसका है? एनी बेसेंट का है, एनी बेसेंट का है। दूसरा के बाद, इसके बाद अगला जो मैं सवाल पूछना चाहता हूं वो बहुत आसान सा सवाल होगा साथियों, और मैं आपसे पूछूंगा कि तहजीब उल इकलाख किसका है? तहजीब उल इकलाख किसका है? तहजीब उल इखलाब किसका है? इखलाब, तहजीद उल इकलाब किसका है? तो साथियों जरा कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसका उत्तर दे देते हैं, कितने लोग इसका उत्तर दे रहे हैं। जरा मुझे बताइए कि कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का उत्तर आने लगा है, लेकिन अभी तक एक भी सही उत्तर नहीं आया है मेरे दोस्तों, अभी तक एक भी सही उत्तर नहीं आया है, एक भी अभी तक सही उत्तर नहीं आया है। मैं यही देख रहा हूं, एक भी सही उत्तर नहीं आया है अभी तक, तो नहीं आया है। हाँ, आ गया। अश्विनी कुमार पटेल हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया है। उनका नाम है अश्विनी कुमार पटेल और उन्होंने लिखा है कि सर सैयद अहमद खान। उन्होंने लिख दिया है, बिल्कुल सही भाई अश्विनी, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का है, सर सैयद अहमद खान का है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद मैं अगर आपसे पूछूं पांचवा और अंतिम आप कहें तो इसके अलावा भी एक दो पूछ लूंगा। पांचवा पत्रिका जिसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, मैं पूछना चाहता हूं द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, द इंडियन, ये भी आया हुआ सवाल है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है ये किसकी है? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसकी है? जरा कमेंट के बताइए। तो आपको अभी तक किसी का उत्तर तो नहीं आया है, मैं देख रहा हूं अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में अभी तक किसी का उत्तर नहीं, हाँ आ गया। मुकेश कुमार चौहान, नहीं गलत ही उत्तर है, लेकिन इन्होंने बताया है, इन्होंने गलत उत्तर दिया, अभी तक नहीं आया है उत्तर, नहीं गलत ही है। दादा भाई नौरोजी भी नहीं, सरदन खान भी नहीं, आलम भी नहीं, यस नहीं, ये भी नहीं, अभी तक उत्तर नहीं आया, किसी का उत्तर नहीं आया अभी तक। हाँ आ गया। पूजा इन लाइफ इज स्ट्रगल। पूजा, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने सही उत्तर दिया है। प्रश्न का उत्तर होगा देश के बाहर पहले क्रांतिकारी नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा का। किसका साथियों? श्यामजी कृष्ण वर्मा, ध्यान रखेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अच्छा एक और पूछ लूं क्या? एक और पूछूं, श्यामजी कृष्ण वर्मा, एक और नाम पूछूं जो आपने नाम याद नहीं होगा। मैं आसान वाला नहीं पूछूंगा, थोड़ा टफ पूछूंगा। स्वदेश वाहिनी किसकी है? पूछ ही लेता हूं, स्वदेश वाहिनी किसकी है? स्वदेश वाहिनी किसकी है? बहुत आसान सवाल पूछा है, स्वदेश वाहिनी किसकी है, जरा बता दीजिए, बताइएगा कि स्वदेश वाहिनी किसकी है। अभी तक उत्तर नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। हाँ आया, ना नहीं आया, गलत है, अभी तक उत्तर नहीं आया। स्वदेश वाहिनी,
कोई नहीं बताया अभी तक। इतना देर में तो गूगल कर लेगा ये सब। चलिए मैं ही बता देता हूं। के रामकृष्ण पिल्लई का है। के रामकृष्णा पिल्लई का है। के रामकृष्णा के रामकृष्णा पिल्लई का है। के रामकृष्णा पिल्लई का है ना? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हमने इसको बड़े अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। गदर पार्टी के सह संस्थापक। अब इसको डिस्कस करने से कोई फायदा है क्या? ये तो अभी बता चुका हूं, जस्ट दो लोगों का नाम मैंने बताया था। एक लाला हरदयाल का नाम बताया था और उसके साथ एक और नाम बताया था। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको डिस्कस भी नहीं करना है। अगर आप कहें तो मैं डिस्कस कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मुझे कहें तो मैं गदर पार्टी के बारे में थोड़ा बता दूंगा। गदर पार्टी एक क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था। मूल रूप से जो पंजाब का इलाका हुआ करता था, वहां से जो लेबर मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं और जो बंगाल के लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। उसमें छात्र भी शामिल थे। इनका मूल उद्देश्य क्या रहेगा? तो ये चाहते थे कि ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बाहर खदेड़ देना। ये जो है क्या करते थे, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1913 के अंदर में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज ही की क्लास में डिस्कस किए, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी लोगों के लिए कि 1 to 5 का बैच हो, 6 to 8 का बैच हो, 9 10th का बैच हो, 9 10th का बैच हो, 9 10th का बैच हो। और ये बैच की जो फीस है वो 999 रुपए है। अभी ऑफर चल रहा है और ये नया बैच आया है। अभी 8-10 दिन इसके अंदर में क्लास हुआ है और जो क्लास छूटा है उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस बैच को खरीदते समय ध्यान रखिएगा, विजयी बैच के नाम से ये बैच है, तो विजयी बैच कृपया देख करके ही खरीदें, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? आपसे कह रहा है कि भारत के अंदर में जो खिलाफत, बफरिंग हो रहा है, मुझे भी पता है भाई, मुझे भी पता है कि बफरिंग हो रहा है, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। बफरिंग हो रहा है, मुझे भी इस बात की समझ है, लेकिन इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। कोई, हम दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता है। मजे की बात यह है कि हम दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, एस्टेट का नोटिफिकेशन आया है क्या? आ गया होगा, कोई बात, बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आ गया हो। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं दिखा रहा है BSEB एस्टेट। ना, मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो आप बताइए कमेंट करके कि हाँ सर एस्टेट का नोटिफिकेशन आ गया है। डोंट डिस्टर्ब द क्लास, बिल्कुल। ये बहुत सारे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो क्लासेस को डिस्टर्ब करते हैं, जो क्लासेस को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, है ना। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। शुड वी स्टार्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आइए। तो ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान की मांग में एक आंदोलन था, या तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, या भारत में मुगल शाही परिवार को बहाल करने के लिए एक आंदोलन था, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ एक आंदोलन था। आपसे पूछ रहा है कि प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो आप भी जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन का मतलब, खिलाफत आंदोलन का मतलब क्या है? तो अली ब्रदर्स है साथी, अली बंधु है, ध्यान रखिएगा, अली ब्रदर्स है यानी अली बंधुओं के द्वारा। अली बंधुओं में कौन कौन साथियों? तो मौलाना मोहम्मद अली, सभी लोग कमेंट करेंगे मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली का नाम ध्यान रखिएगा और मौलाना शौकत अली का नाम याद रखिएगा, और मौलाना शौकत अली का नाम याद रखिएगा, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली का नाम ध्यान रखिएगा। मूल रूप से आपको याद है कि तुर्की के अंदर में जो ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, जो ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, ऑटोमन साम्राज्य का मतलब क्या? ऑटोमन साम्राज्य का मतलब तुर्की, और इसी तुर्की का जो सुल्तान हुआ करता था, उसी सुल्तान को हम क्या कहते थे? उसी सुल्तान को हम खलीफा कहते थे। साथियों, इस्लाम के अंदर में अगर आप बातचीत करेंगे तो खलीफा जो है सर्वोच्च धार्मिक गुरु होता था,
सर्वोच्च धार्मिक गुरु होता था। खलीफा कौन होता था? तो सर्वोच्च धार्मिक गुरु होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। इनके ऊपर हमला हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बाद में क्या हुआ, तो इस तुर्की को कई टुकड़ों में बांट दिया गया और एक संधि हुई 1920 के अंदर में। आपको भी याद होगा सेवर्स की संधि। कौन सी संधि? तो सेवर्स की संधि हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेवर्स की संधि हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये तुर्की के खलीफा वाला मामला हो जाएगा, यही उस प्रश्न का सही हो जाएगा। मैं दो तीन बातें यहां पर पूछना चाहता हूं कि एक सवाल एग्जाम के अंदर में आता है और वो सवाल ये आता है कि 1919 के अंदर में दिल्ली में एक अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन बुलाया गया था। दिल्ली में एक अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन बुलाया गया था। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? टीआरई 2 का क्वेश्चन है। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन बुलाया गया था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन बुलवाया गया था। और ये जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन है, ये कब बुलाया गया? तो आंसर होगा 1919 के अंदर में बुलाया गया। अब 1919 में जब ये बुलाया गया तो पूछता है एग्जाम के अंदर में कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। क्या पूछता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जरा कमेंट बॉक्स में उत्तर देना कि इसकी अध्यक्षता किसी और ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने फिर खिलाफत आंदोलन को क्या कर लिया? तो फिर इसको हिंदू मुस्लिम एकता का हवाला देकर असहयोग आंदोलन में किसमें मर्ज करवा दिया दोस्तों? असहयोग आंदोलन में मर्ज करवा दिया। हालांकि इसके बारे में एक और बात जो आपको जाननी चाहिए, इस खिलाफत आंदोलन का अंत हुआ और आप जानते हैं कि इस तुर्की के अंदर में एक सुल्तान आया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कमाल पाशा। इसका नाम क्या था दोस्तों? कमाल पाशा। और ये जो साथियों कमाल पाशा था, इस कमाल पाशा ने क्या किया? तो तुर्की को एक सेक्युलर कंट्री घोषित कर दिया, तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। बोला ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और इसने उपाय लगा दिया और उपाय लगाने के बाद सारी चीजें खत्म कर दी। रोज वर्मा बार बार कमेंट कर रही हैं कि खिलाफत और असहयोग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी हुआ करता था। बिल्कुल, खिलाफत और असहयोग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हुआ करता था। ये महात्मा गांधी ने ही तो कहा था। इसके अलावा अली ब्रदर्स के अलावा और आपसे पूछ रहा है कि दो लोगों का और नाम बताइए, तो याद रखिएगा हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी। दो नाम और याद रखना है। सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए साथियों, हकीम अजमल खां। सभी लोग कमेंट करेंगे हकीम अजमल खां, अजमल खां और हसरत मोहानी। और दूसरा नाम कौन सा? हसरत मोहानी। ये दोनों नाम आपको याद रखना है कि इन दोनों लोगों ने काफी एक्टिव रोल प्ले किया था। किस टाइम पीरियड पर? तो जब भारत में खिलाफत आंदोलन जो है काफी चरम पर हुआ करता था, इस बात को ध्यान रखना है। बाकी तो आप जानते ही हैं कि क्या हुआ था। फिर उसके बाद सब कुछ बदल गया था, महात्मा गांधी ने इसे मर्ज करा लिया और कहानी पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किन किन का हौसला हूं मैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। चलिए आइए, दो प्रश्न और हैं, तीन प्रश्न। उद्धम सिंह ने डैश का बदला लेने के लिए माइकल ओडायर को मारा था। तो ये तो कल ही डिस्कस किया था हमने, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि उस जलियांवाला बाग मैदान के अंदर में एक बच्चा जिंदा बच गया जिसका नाम था उद्धम सिंह। इस उद्धम सिंह ने 1940 के अंदर में माइकल ओडायर की लंदन में जाकर हत्या कर दी थी। लंदन में जाकर हत्या कर दी थी 1940 में, क्योंकि जलियांवाला बाग के अंदर में, ये वही जलियांवाला बाग मैदान है जहां पर 379 लोग जो है क्या किए गए थे, तो 389 लोग साथियों इस जलियांवाला बाग मैदान में मारे गए थे। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं सुबह से, ये मेरी 7वीं क्लास है, तो आज की क्लास को यहां विराम दे सकता हूं। थक गया हूं मैं, नहीं तो पढ़ाने के लिए कहिएगा तो और भी पढ़ा दूंगा, लेकिन अब थकावट चेहरे पे दिख रही है। और लेकिन फिर भी मुस्कुराता हुआ मैं आपसे कहता हूं कि चलिए साथियों, आज कल फिर मुलाकात करेंगे अगर आप कहें तो। अच्छा, कल करंट अफेयर की क्लास कितने बजे है? सुबह 5 बजे। रफ्तार कितने बजे है? तो सुबह 7 बजे। मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं कि 2 क्लासेस जरूर चैनल की करिए, और कुछ पढ़िए चाहे मत पढ़िए। सुबह 5 बजे और सुबह 7 बजे, ये 2 क्लासेस आप सभी लोग जरूर किया कीजिए, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। अच्छा, साइंस की क्लास कैसी लग रही है? बायोलॉजी की क्लास आपको कैसी लग रही है जरा बताना। बायो की क्लास कितने लोगों ने आज किया था? बायो की क्लास 8 बजे शाम को, अभी मेरी क्लास के ठीक पहले कितने बच्चों ने किया था? जरा एक बार कमेंट करिए, बायो लिख के कमेंट करिए तो जरा देखें। बायो लिख के एक बार कमेंट करिए, मैं देखना चाहता हूं।
साइंस वाले देख लीजिए एक बार जरा। मैं तो चाहता हूं कि इस कमेंट का कोई आदमी जो है इस कमेंट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मुझे टैग कर देगा। कोई भी आदमी इस कमेंट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल के उसमें टैग कर दीजिएगा, मैं कोलैबोरेशन अलाउ कर दूंगा। आप जरा बताइए कि आज की मेरी क्लास आपको कैसी लगी, आज की मेरी क्लास आपको कैसी लगी, गुड बेटर बेस्ट कैसी लगी क्लास, जरा बताइए। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कैसी लगी आप सभी लोगों को, दिल का निशान दीजिए और बताइए कि आज की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आपको कैसी लगी। अब बताइए कि आज की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कैसी लगी, जरा कमेंट करके बताइए। अब बारी है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास की। आज की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आपको कैसे लगी। अगर कोई भाई हैं तो मैं चाहता हूं कि भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दें, वो कमेंट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दें ताकि ये पता चल सके मेरे पास तो नहीं है, नहीं तो मैं ही रिकॉर्ड कर लेता। कोई भी आदमी आप इसकी कमेंट के साथ मेरे वीडियोस को आज रिकॉर्ड कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे @येलो टी शर्ट वाले में कीजिएगा, @शशि शरण सर पर टैग कर दीजिएगा। स्टोरी में मत डालिएगा, वीडियो डालिएगा। स्टोरी में मत डालिएगा, वो वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाता है। आप रील अपलोड कर दीजिएगा और रील के अंदर में मुझे टैग कर दीजिएगा, मैं आज अप्रूव कर दूंगा। अभी थोड़ी देर के बाद से मैं अप्रूव करूंगा। जो भी व्यक्ति अगर स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिए हैं, मैं दिखाना चाहता हूं, दुनिया वाले आंख खोलकर देख लो, कान खोलकर सुन लो। हमें डिगाने से हम डिगने नहीं वाले हैं। हमें बताना की जरूरत नहीं है कि हम क्या हैं, हमने कितना मेहनत किया है और हमारे मेहनत का इनाम हमारे बच्चे हैं, जो इनाम के माध्यम से, ये कमेंट के माध्यम से ये बच्चे बताते हैं। जरा एक बार कमेंट को रिकॉर्ड करके हमें पहुंचा दीजिएगा मेरे पास इस वीडियो को। मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पर मुझे रील्स में टैग कर दीजिएगा, एक रील डाल के। मैं उन तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पढ़ लो इस कमेंट बॉक्स को और देखो कि ये कलम की रफ्तार और ये बच्चों की मेहनत ये कमेंट बॉक्स में बता रही है कि उनको हमारी क्लास आज की कैसी लगी है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास में जुड़ने के लिए। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जो है सफल हों और माता रानी आपको TRE 4 में सफलता दिलवाएं। और आप सब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इस वीडियो में कि यस सर, इस बार मेरा भी सिलेक्शन होगा, यस सर, इस बार मेरा भी सिलेक्शन होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पुनः विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी।